हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एचपी डोजिंग एंड फॉस्फेट हाइडआउट। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो एचपी डोजिंग होता है वो क्या होता है, एचपी डोजिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं और कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं, क्यों करते हैं, और साथ में ये बात करेंगे कि जो फॉस्फेट हाइडआउट होता है वो क्या होता है और कब होता है। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एचपी डोजिंग एंड फॉस्फेट हाइडआउट। तो पहले देखते हैं एचपी डोजिंग के बारे में। तो एचपी डोजिंग यानी कि हाई प्रेशर डोजिंग। तो क्या होता है ये हाई प्रेशर डोजिंग? तो देखिए, जो भी हमारा ड्रम टाइप बॉयलर होते हैं ना, उसमें हम लोग एचपी डोजिंग करते हैं। एचपी डोजिंग क्या है? एक तरह का वाटर का इंटरनल ट्रीटमेंट है। जो वाटर का ट्रीटमेंट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और दूसरा जो होता है वो होता है इंटरनल ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट किसको कहते हैं? कि जब हम लोग वाटर को बॉयलर में भेजने से पहले ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं, यानी कि जो भी उसमें इम्प्योरिटी है, जो भी सॉल्ट्स है, जो भी मिनरल्स है, उसको हम लोग हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं बॉयलर में भेजने से पहले, तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। जैसे डीएम वाटर हो गया, आरओ वाटर हो गया, वहाँ पे जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उस प्लांट में, तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। ओके, लेकिन जब हम लोग इस वाटर को हम लोग बॉयलर में भेज देते हैं और उसका ट्रीटमेंट हम लोग उसके अंदर करते हैं, यानी कि ड्रम के अंदर करते हैं, ताकि जो भी अगर इम्प्योरिटी इंग्रेस करके चला गया हो, कोई ऐसे आपका जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं जो कि जिसको ट्रेसेस नहीं किया जाता, वो सीपेज होके चले ही जाते हैं, और जब नंबर ऑफ साइकिल आपका स्टीमिंग होता है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है, तो उसको हमको रिमूव करना जरूरी होता है, वरना ये हमारे बॉयलर पे इफेक्ट करते हैं। तो इसी कारण से उन जो सॉल्ट्स होते हैं, जो इम्प्योरिटी होता है, उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग एचपी डोजिंग करते हैं, जिसको इंटरनल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो एचपी डोजिंग है, क्यों करते हैं हम लोग एचपी डोजिंग? अगर एचपी डोजिंग हम लोग नहीं करेंगे तो क्या हमें नुकसान होगा, उसको समझते हैं। तो देखिए, एचपी डोजिंग जो है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा जो वाटर है, हम लोग जो बॉयलर में स्टीमिंग के लिए यूज करते हैं, वो पूरा तरीके से प्यूरिफाई होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी मिनरल्स, कोई भी सॉल्ट्स, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग उसको डीएम प्लांट में या आरओ प्लांट में उसको हम लोग रिमूव करके उसको प्यूरिफाई करते हैं, यानी कि डीमिनरलाइज करते हैं, जिसको डीएम वाटर कहा जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज होते हैं जो सीपेज होकर हमारे बॉयलर तक पहुंच ही जाते हैं, और जब वो बॉयलर पे पहुंच जाते हैं तो उनका साइकिल ऑफ जो स्टीमिंग होता है, तो जिसकी वजह से उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाता है, और अगर हम लोग उसको रिमूव ना करें तो हमारे बॉयलर पे बुरा इफेक्ट करेगा, जैसे स्केलिंग करेगा, इरोजन करेगा, आपका कास्टिक इफेक्ट करेगा। तो ये सब जो इफेक्ट होता है ना, ये अगर हमारा इस वाटर में जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, जो भी इम्प्योरिटी होता है, उसी के कारण होता है। तो उसी सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए हम लोग बॉयलर ड्रम में इसका इंटरनल ट्रीटमेंट करते हैं बाय एचपी डोजिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक केमिकल को हाई प्रेशर में केमिकल को यहाँ पे ड्रम में डोज करते हैं। हमारा बॉयलर ड्रम क्या होता है? एक हाई प्रेशराइज जोन है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर हमको केमिकल को डोज करना है तो ये हाई प्रेशर में हम लोग डोज करेंगे, तभी तो हमारा जो केमिकल है वो ड्रम तक पहुँच पाएगा। ओके, तो हम लोग चूँकि जो हमारा केमिकल होता है उसको हम लोग हाई प्रेशर में डोज करते हैं, इसलिए इसे हाई प्रेशर डोजिंग कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट में एचपी डोजिंग कहा जाता है। तो इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि देखिए, जो हमारा एचपी डोजिंग होता है वो किस तरह का प्रोसेस होता है, कैसे होता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारा बॉयलर का ड्रम हो गया, ठीक है, जिसमें हमारा हाफ वाटर हो गया। ओके, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक तरह का एचपी डोजिंग टैंक हो गया, ठीक है, जिसमें हमारा जो डीएम वाटर और जो भी हम लोग केमिकल यूज करते हैं एचपी डोजिंग में, उसको मिक्सअप किया जाता है, और इसको मिक्स करने के लिए एक एजिटेटर लगा होता है, ठीक है। इस एजिटेटर को हम लोग मोटर के द्वारा जब रोटेट करते हैं तो क्या करता है, जो भी हम लोग डीएम वाटर और जो केमिकल यूज किए हैं इसमें, उसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर देता है। जैसे आप ग्लास में चीनी को घुलाते हैं ना, चम्मच से मिला के, चम्मच से गोल गोल घुमा के आप उसको चीनी को अच्छी तरह से घुला देते हैं, ताकि हमारा जो चीनी है वो अच्छी तरह से घुल जाए। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे जो एजिटेटर का काम क्या है कि हमारा जो भी केमिकल हम लोग डीएम वाटर में यूज किए तो वो अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दे, वही काम होता है एजिटेटर का, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक सक्शन लाइन होता है, और यहाँ पर हम लोग जो केमिकल है उसको ड्रम तक भेजने के लिए एक पंप का यूज करते हैं, जिसको एचपी डोजिंग पंप कहा जाता है। ओके, जो ये एक तरह का क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। और ये देखिए, यहाँ पर ये डिस्चार्ज लाइन हो गया, और इसी लाइन के थ्रू जो कि एसएस लाइन होता है,
इसी लाइन के थ्रू हमारा जो है केमिकल जो है ये ड्रम में पूरा इस तरह से अपना फैला होता है। यहाँ पर ये लाइन जो देखेंगे तो ड्रम में इस तरह से आगे की ओर बढ़ा हुआ रहता है और इसमें नंबर ऑफ पॉइंट दिए रहते हैं और इसी के थ्रू हमारा जो केमिकल है वो इसमें डोज होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डिस्चार्ज लाइन में एक प्रेशर गेज लगा होता है जिससे हम लोग एचपी डोजिंग का जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो चेक करते हैं। डिस्चार्ज प्रेशर हमेशा ड्रम प्रेशर से ज़्यादा होता है। अगर सपोज कीजिए आपका जो ड्रम प्रेशर है वो 90 kg है, ओके, मान लीजिए अगर आपका 90 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका जो प्रेशर होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, 3-4 kg जितना भी आपका हो, लेकिन आपका ज़्यादा ही होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो ड्रम जो है वो कितने हाइट पे सिचुएटेड है। तो सपोज कीजिए ये 90 है तो ये आपका 95 kg के आसपास रहता है, ओके। तभी तो अगर आपका यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपका ये जो केमिकल है वो ड्रम तक पहुँच पाएगा। तो क्या होता है कि अगर कभी हमारा पंप जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है या पंप का जो स्ट्रोक है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारा जो है यहाँ का जो प्रेशर है वो बिल्टअप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से केमिकल जो है वो ड्रम तक नहीं पहुँच पाता है। तो जिसकी वजह से हमारा जो भी वाटर का पैरामीटर है बॉयलर ड्रम वाटर का वो बिगड़ने लगता है। तो उस समय हमको पंप को चेक करना पड़ता है जो भी उसका स्ट्रोक है, और इसमें जो स्ट्रोक लगा रहता है उसके द्वारा हम लोग जो भी डोजिंग है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो देखिए अभी जो हम लोग इसमें केमिकल यूज करते हैं तो कौन कौन सा केमिकल यूज करते हैं और उसका क्या नेचर है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए एचपी डोजिंग में जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं वो 3 तरह का होता है। एक होता है ट्राई सोडियम फॉस्फेट, दूसरा होता है डाई सोडियम फॉस्फेट, तीसरा जो है वो है मोनोसोडियम फॉस्फेट, ठीक है। तो मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। तो इसको आसानी से इसका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो देखिए जैसे ट्राई सोडियम फॉस्फेट जो होता है तो सोडियम का क्या होता है Na, ट्राई मतलब 3, तो मतलब सोडियम कितना होगा 3 होगा और फॉस्फेट का PO4, ओके। तो Na3PO4 क्या है तो ट्राई सोडियम फॉस्फेट है। डाई सोडियम फॉस्फेट उसी तरह हो गया Na2PO4, मोनोसोडियम हो गया आपका मोनोसोडियम फॉस्फेट हो गया आपका NaPO4, ओके। तो इसमें जो ट्राई सोडियम फॉस्फेट है वो उसका जो नेचर होता है कैसा होता है तो हाईली एल्कलाइन होता है, ठीक है। ये हाईली मतलब एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। और इसका यूज हम लोग कब करते हैं जब हमारा जो बॉयलर वाटर का जब हम लोग को पीएच को बूस्ट करना हो, यानी कि हमारा पीएच को बढ़ाना हो और साथ में इसमें जो भी इम्प्यूरिटी जो भी सॉल्ट्स वगैरह होते हैं मैग्नीशियम या कैल्शियम के जो सॉल्ट्स होते हैं उसको अगर रिमूव करना है तो उस समय हम लोग को ट्राई सोडियम फॉस्फेट यूज करते हैं या किया जाना चाहिए, ओके। डाई सोडियम फॉस्फेट का नेचर कैसा होता है तो ये लेस अल्कलाइन होता है, यानी कि अगर हम लोग इसका यूज करेंगे तो हमारा ना ही पीएच जो है ड्रम का ना ही आपका कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा, लेकिन हमारा जो भी सॉल्ट्स वगैरह होते हैं जो भी इम्प्यूरिटी होगा वो रिमूव होगा। तो जब कभी हमारा पीएच नॉर्मल चल रहा हो, अगर हमें इम्प्यूरिटी को हटाना हो, सॉल्ट्स को हटाना हो, तो हम लोग इसका डाई सोडियम फॉस्फेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मोनोसोडियम फॉस्फेट। तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है, तो स्लाइटली एसिडिक होगा तो इसका मतलब इसको अगर डोज करेंगे तो ये जरूर पीएच को कम करेगा। तो इसका वही काम है कि अगर हमें सॉल्ट्स वगैरह को हटाना है और साथ में हमारा पीएच हाई चल रहा है, सपोज कीजिए कि 11 चल रहा, तो अगर उसको हमको डाउन करना है तो उस समय हमको इसका यूज करते हैं। इन्हीं सब केमिकल को हम लोग ऑर्थोफॉस्फेट भी कहते हैं, ओके। तो यानी कि अभी हम लोग यहाँ पे समझे कि जो भी हम लोग यहाँ पे केमिकल यूज करते हैं वो हमारे बॉयलर वाटर का पीएच को बूस्टअप करता है और साथ में जो भी इम्प्यूरिटीज जो भी सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम को उसको एक हार्मलेस स्लज का फॉर्मेशन करके हमारे बॉयलर के ड्रम में सेटल कर देता है, जिसको हम लोग आईबीडी और सीबीडी के थ्रू यानी कि ब्लो डाउन के थ्रू हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन से समझते हैं कि कैसे हमारा जो ट्राई सोडियम फॉस्फेट जो होता है वो हमारा बॉयलर के वाटर का पीएच इंप्रूव करता है और साथ में हमारा जो है सॉल्ट्स वगैरह को रिमूव करता है। ज़्यादातर जगह पर आप देखेंगे तो ट्राई सोडियम फॉस्फेट का ही यूज किया जाता है जनरली, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया ट्राई सोडियम फॉस्फेट प्लस H2O, तो ये आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे NaOH प्लस आपका Na2HPO4, ठीक है। तो यहाँ पर जो NaOH जो हो गया ये एक तरह का पीएच बूस्टर है, यानी कि ये जब बनेगा तो हमारा पीएच भी जो है वो बढ़ेगा, ओके। अब जो नेक्स्ट है कि ये कैसे हमारा स्लज का फॉर्मेशन करता है। स्लज का मतलब क्या चीज़ होता है कि जैसे आप नॉर्मल भाषा में जैसे कीचड़ कादा जो बोलते हैं ना, उसी को स्लज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है
कि जो ट्राइसोडियम फॉस्फेट हो गया और साथ में एक सॉल्ट्स ले लिए कैल्शियम का, तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तो ये जब आपस में रिएक्शन किए तो ये हमारा एक तरह का स्लज का फॉर्मेशन किया, ठीक है। CA3PO4 क्या है, एक तरह का हमारा स्लज है और साथ में NaCl भी बनाता है। ओके, अब जो एक और एग्जांपल लेते हैं, तो ट्राइसोडियम फॉस्फेट जो है, अगर हमारा मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जैसे मैग्नीशियम सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये भी एक तरह का हमारा स्लज हो गया, ठीक है। Mg3PO4 2 प्लस 3NaSO4। ओके, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का हमारा स्लज हो जाता है और ये हमारे बॉयलर के ड्रम में क्या होता है, सेटल होने लगता है, प्रेसिपिटेट होके नीचे यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है, जिसको हम लोग ब्लो डाउन के थ्रू क्या होता है, उसको हम लोग बाहर निकाल लाते हैं और हमारा वाटर जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो यही काम होता है HP डोजिंग का, ठीक है। तो अब हम लोग जो इसमें एक टॉपिक आता है कि फॉस्फेट हाइड आउट, तो समझते हैं कि फॉस्फेट हाइड आउट जो होता है वो क्या होता है और कब होता है। तो देखिए, हमारा जो इसमें हम लोग जो फॉस्फेट यूज किए, तो हमारा जो भी हमारे वाटर में फॉस्फेट गया तो उसका आपका टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि हमारा जैसे जैसे हमारा बॉयलर वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो फॉस्फेट है उसका सोल्युबिलिटी भी घटेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी जो है घटेगा, यानी कि वो वाटर में घुल नहीं पाएगा। जैसे आप ये आपका चीनी जो होता है वाटर में घुल जाता है ना, तो वो घुल नहीं पाएगा। वो क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो वाटर में जो भी आपका जो फॉस्फेट है ना, वो प्रेसिपिटेट होकर अलग होने लगेंगे और अलग होके क्या होगा कि वो बॉयलर के पार्ट्स पे कलेक्ट होने लगेंगे, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो देखा जाता है कि जो हमारा बॉयलर का जो टेम्परेचर होता है, यानी बॉयलर टर्म वाटर का, वो अगर आपका 270 डिग्री से 340 डिग्री के अगर आसपास है, तो हमारा फॉस्फेट जो है वो एक तरह से अच्छा इफेक्टिव होता है। मतलब कि हमारा जो फॉस्फेट है वो एक तरह से अच्छा वर्क करता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हमारा जो भी फॉस्फेट होगा वो वाटर में सोल्युबिलिटी जो है उसकी घट जाएगी, वो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा और क्या होगा, यानी कि वो घुल नहीं पाएगा और क्या होगा कि वो प्रेसिपिटेट होके उससे अलग होके हमारे बॉयलर के पार्ट्स में कलेक्ट हो जाएगा। और तब अगर हम लोग उसका जो हमारा जो वाटर है, अगर उसका हम लोग पैरामीटर चेक करेंगे कि हमारा उसमें कितना फॉस्फेट है, तो हमें फॉस्फेट पता ही नहीं चलेगा, उसमें हमको फॉस्फेट दिखाएगा नहीं या तो बहुत कम दिखाएगा, तो जिसकी वजह से हमें लगेगा कि हमारा जो फॉस्फेट है वो घट गया है। तो यही जो फिनोमिना होता है, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होता है कि हमारा फॉस्फेट जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है, हमें अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है फॉस्फेट हाइड आउट। तो अभी हम लोग समझते हैं कि जो हमारा जो pH और जो फॉस्फेट होता है उसका हमारे बॉयलर के लोड के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए, जैसे जैसे हम लोग अपना बॉयलर के लोड को बढ़ाएंगे तो हमारा pH भी बिल्डअप होगा, यानी कि pH भी हमारा बढ़ेगा और साथ में हमारा जो फॉस्फेट है वो घटेगा। यानी कि जब हम लोग लोड बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, प्रेशर और आपका टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा यानी कि लोड बढ़ेगा, ठीक है, तो उस समय हमारा फॉस्फेट डाउन होगा और pH बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग जो भी हमारा लोड जो हम लोग बढ़ा के रखे हैं, तो अगर उसको हम लोग डिक्रीज करेंगे ना, तो उस समय हमारा pH भी डाउन हो जाएगा और जो फॉस्फेट जो हाइड आउट हो चुका था वो हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि हमारा फॉस्फेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो अब हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा फॉस्फेट होता है ड्रम वाटर में, तो वो कितना मेंटेन किया जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि बॉयलर का प्रेशर क्या है। तो जो भी हमारा हाई प्रेशर के बॉयलर होते हैं, हाई प्रेशर का जो बॉयलर होता है उसमें ड्रम वाटर में जो आपका फॉस्फेट होता है वो 5 से 10 ppm होता है। ओके, 5 से 10 ppm हाई प्रेशर में होता है। लेकिन अगर आपका लो प्रेशर बॉयलर है, ओके, लो प्रेशर अगर बॉयलर है तो उसमें लगभग 15 से 30 ppm तक, ठीक है, 15 से 30 ppm तक आपका फॉस्फेट का मेंटेन होता है। तो यही हो गया हमारा HP डोजिंग और फॉस्फेट हाइड आउट के बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।